Hello everybody, how are you all? I'm Pavitra Bag here to teach you biology. So welcome to my new YouTube channel Beat Biology. So guys, हमने एक क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग वर्ल्ड कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग वर्ल्ड में हम लोग लास्ट क्लास में ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म कर चुके हैं। ठीक है गाइज, तो मेटाबॉलिज्म क्या था वो मैंने समझा दिया है आप लोगों को। ठीक है, आज थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिकैप करेंगे, ओके। सो लेट्स बिगिन। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? ग्रोथ। ओके, व्हाट इज ग्रोथ एक्चुअली? ग्रोथ एक प्रॉपर्टी था जिसके बारे में पढ़े थे। ग्रोथ क्या था? ग्रोथ का मतलब था इंक्रीज इन सेल नंबर एंड सेल मास। ओके, सेल मास एंड सेल नंबर में इंक्रीज होना को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। और ये कैसे होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। कौन से प्रोसेस में होता है ये? सेल डिवीजन प्रोसेस से होता है। बट ग्रोथ क्या आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है? इसके बारे में भी हम लोग पढ़े थे। ग्रोथ इज द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो इट इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये बात हमने जाना था। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है एज वेल एज आपका नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होता है। तो उसी के हिसाब से देखा जाए तो हमारा ग्रोथ जो है नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। ओके, उसके साथ साथ अगर मैं और कुछ चीजें बोलूं, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर देखेंगे, लिविंग में अगर ग्रोथ के बारे में देखेंगे तो आपका लिविंग में आपका इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है, मतलब अंदर से ग्रोथ होता है, इनर साइड से ग्रोथ होता है। ठीक है, और इंटरनल ग्रोथ होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ग्रोथ इज इंटरनल, इंटरनल बोल सकते हो, इंट्रिंसिक ग्रोथ बोल सकते हो, और इनर साइड से ग्रोथ होना बोल सकते हो। अगर हम बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम द इनर साइड, ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम इनर साइड, तो ये प्रॉपर्टी को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं लिविंग का। क्योंकि नॉन लिविंग जो होते हैं वो आपका अंदर के तरफ से ग्रो नहीं होते हैं। ओके, नॉन लिविंग जो होते हैं आपका आउटसाइड में ग्रोथ होते हैं, एक्सटर्नली ग्रोथ होते हैं। तो इंट्रिंसिक और इंटरनल ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैन बी डिफाइंड एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बात भी हमने पढ़े थे। अगर नॉन लिविंग का बात किया जाए तो, नॉन लिविंग का बात किया जाए तो नॉन लिविंग आपका इनका जो ग्रोथ होता है एक्सटर्नल साइड से, और यू कैन से एक्सट्रिंसिक। कैसे बताया था ये? हमने बताया था कि ये जो ग्रोथ होता है एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर, डिपोजिशन ऑफ केमिकल्स, फॉल ऑफ स्नो इन द माउंटेन्स, बोल्डर्स, ठीक है, सैंड माउंट, ये सभी में आपका एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। थर्ड थिंग, क्या डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट शो एनी ग्रो, डज नॉट शो एनी ग्रोथ। ओके, तो इतना हम लोग पढ़े थे ग्रोथ के बारे में। ओके गाइज, और क्या पढ़े थे हम लोग ग्रोथ के बारे में? ग्रोथ तो इतना था, ये आपका इतने में ही क्वेश्चंस आएगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ। ग्रोथ का जो आपका मेडिकल में हो या कोई एंट्रेंस एग्जाम में आएगा तो इतने, ये 4 स्टेटमेंट से आएगा, तो इसको याद रख लेना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट और क्या पढ़े थे हम लोग? हम लोग पढ़े थे मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, वी हैव स्टडीड अबाउट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या था? मेटाबॉलिज्म एक रिएक्शन के बारे में समझाता है, एक तो नहीं, हजार हजार रिएक्शन के बारे में बताता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर के सेल में जितने केमिकल रिएक्शन होते हैं, सारा केमिकल रिएक्शन को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से होता है, सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन
biochemical reaction which occurs in constructive and destructive manner। तो इतना बातें हम लोग पढ़े थे, ठीक है, मेटाबॉलिज्म का बारे में हम लोग पढ़े थे। तो क्या है, हमारे बॉडी में जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है सभी को मिला देंगे तो उसको बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। और ये जो मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हो रहा है वो दो तरह से होता है, एक तो आपका कंस्ट्रक्टिव मैनर से होता है और एक आपका डिस्ट्रक्टिव मैनर से। कंस्ट्रक्टिव मैनर क्या होता है, जो कि सिंपल सिंपल चीजों को मिलाकर जोड़कर बड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है। डिस्ट्रक्टिव मैनर क्या है, जो कि तुम्हारा बड़ा-बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़-तोड़ के सिंपल मॉलिक्यूल बनाता है, उसको डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन और डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म बोला जाता है। तो मेटाबॉलिज्म आपका दो तरह का होता है, एक तो आपका एनाबॉलिज्म होता है एंड दूसरा आपका कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस है? सिंपल सा अगर डिफरेंस बोला जाए तो एनाबॉलिज्म में छोटा-छोटा सिंपल मॉलिक्यूल एक बड़ा सा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, मतलब सिंपल सब्सटेंस कन्वर्ट टू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ठीक उसी तरह अगर देखा जाए तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में जस्ट उल्टा है इसका। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस। ये बात हमने सीखा था, ओके। और क्या सीखे थे हम लोग लास्ट क्लास में? हम लोग लास्ट क्लास में ये सब भी सीखे थे कि एनाबॉलिज्म में जो आपका सिंथेसिस प्रोसेस होता है, क्या होता है, दिस इज द सिंथेसिस प्रोसेस। बट कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन होने के वजह से कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो इसको हम एनर्जी यील्डिंग पाथवे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एनर्जी यील्डिंग पाथवे, क्योंकि यहां से आपका एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। दिस इज एनर्जी यील्डिंग पाथवे, ओके। अगर एनाबॉलिज्म क्या है, सिंथेसिस पाथवे। एग्जाम्पल अगर देंगे तो यहाँ पे सिंपल सा है, ग्लूकोज बहुत सारा ग्लूकोज मिलके आपका स्टार्च मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अगर कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल दें तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, स्टार्च जो आपका बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होकर आपका बन जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। सो इतना हम लोग पढ़े थे आपका एनाबॉलिज्म एंड सॉरी मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ के बारे में, ठीक है गाइज, ओके। हियर समथिंग, आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए, क्लास का नोट्स चाहिए, तो मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में से। एंड प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो ग्रुप है, ठीक है, बायोलॉजी बीट बायोलॉजी नाम करके एक ग्रुप है, और इसका लिंक भी यहाँ पे है। तो आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड करके इस लिंक के थ्रू से आप लोग जा सकते हो। इसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यू कैन सर्च बीट बायोलॉजी। बीट बायोलॉजी अगर सर्च करोगे तो ये लोगों का एक ग्रुप आएगा, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, पब्लिक ग्रुप है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, रिप्रोडक्शन। अब देखो सिंपल सा बात है, रिप्रोडक्शन आप लोग जानते हो, रिप्रोडक्शन होता क्या है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनता है, ओके, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनता है। और यहाँ पे सीखना ये है कि ये जो ऑफस्प्रिंग है ये किस तरह का है। मान लो पेरेंट हमारा अगर चिकन है, ओके, हैंड है मान लो, ठीक है, तो क्या उसका ऑफस्प्रिंग चिकन बनेगा या कोई अदर अदर जानवर बनेगा, या टाइगर बन जाएगा, या आपका बियर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नहीं। हैन अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसका जो चाइल्ड है, जो बेबी है, उसी हैन या चिकन का जो प्रोडक्शन होगा इसी अंडे से ये निकलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अगर मैं बोलूं ये फ्लावर, अगर ये फ्लावर रिप्रोड्यूस करता है तो इसका फ्लावर से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, क्या बनेगा, एक फ्लावरिंग प्लांट बनेगा कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट बनेगा, कि कोई और प्लांट बन जाएगा, यही मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ऑफस्प्रिंग में क्या हो रहा है,
जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है अपना जो पेरेंट्स है पेरेंट के साथ सिमिलर हो रहा है। सो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है बच्चों? प्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग आर द सिमिलर टू द पेरेंट्स। पेरेंट के साथ समान होंगे या कम समान हो सकते हैं या ज्यादा बहुत समान हो सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। दैट इज द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस का डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हो। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। बोला है कि जो प्रोजेनी या जो ऑप्शन या जो बेबी प्रोडक्शन होगा वो आपका क्या होगा? अपने पेरेंट के साथ, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ उसका जो फीचर्स होगा सिमिलर होगा अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। प्रॉपर्टी जो होगा दैट विल बी सिमिलर टू द पेरेंट्स। तो आप लोग जानते हो प्रोजेनी बच्चा एंड पेरेंट्स के बीच में तो सिमिलरिटीज होता ही होता है कि नहीं? जैसे कि आप लोगों के पेरेंट्स और आप के बीच में बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं सिमिलरिटीज है, ठीक है, इसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप अपने पेरेंट्स से आप आप लोग जब पेरेंट्स बनोगे आपका बच्चा कोई जानवर बन जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ओके। देन रिप्रोडक्शन कितने तरह का है? रिप्रोडक्शन आपका दो तरह का है। एक तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरा है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे अभी, ठीक है गाइस? चलो आगे चलते हैं। ओके, सो मैं आप लोगों को बता दूं रिप्रोडक्शन होता कितने प्रकार का है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन में होता क्या है? पेरेंट्स से आपका ऑफस्प्रिंग बनना। ओके, पेरेंट से आपका ऑफस्प्रिंग बनना, इसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो आपका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके साथ साथ है दूसरा वाला जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बच्चों यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बट इस चैप्टर में आप लोगों को उतना ही बताऊंगा, उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आप लोगों के लिए जरूरी है, जितना आपका मेडिकल एग्जाम के लिए इस चैप्टर से जरूरी है, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि छोटा सा चैप्टर है लेकिन इतना सारा चीजें पढ़ाया जा रहा है, ठीक है गाइस? ओके, अब देखो मैं इसमें डिफरेंस थोड़ा बता देता हूँ, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। ओके, जस्ट मिनट। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होना है, ये सही बात है लेकिन ये पार्शियली करेक्ट है बच्चों। अगर कोई पूछे आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो आप लोगों को बोलना होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व द गैमेट फॉर्मेशन। ओके, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमेट जानते हो, एक तो मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। मेल गैमेट को हम स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट को हम ओवम बोलते हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिख सकते हैं इट इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? गैमेट इन्वॉल्व होगा। ओके, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। ओके, लेकिन अगर आप लोग देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मैक्सिमम जो बेसिक है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस होता है वो यूनिपेरेंटल केसेस है। और यूनिपेरेंटल कंडीशन, यूनिपेरेंटल कंडीशन का मतलब क्या है? यूनि मतलब एक होता है, पेरेंटल मतलब पेरेंट को समझाता है, तो एक ही पेरेंट से आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो दिस इज यूनिपेरेंटल कंडीशन। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो पेरेंट का जरूरत होता है मैक्सिमम केसेस में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाई पेरेंटल कंडीशन। बाई मतलब दो, पेरेंटल मतलब हो गया पेरेंट, तो दो पेरेंट का इन्वॉल्व होना जरूरी है। समझ में आ गया? तो इतना बातें आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर इसके बारे में कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके गाइस, सो
आगे चलते हैं। देखो, अब हमने एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल के बीच में एग्जैक्ट जो मेन डिफरेंस है मैंने वहां आप लोगों को बता दिया। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, डिटेली पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बस इसका जो बेसिक चीजें हैं वो बता देता हूं आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पहला बात ये है कि दिस इज बाई पेरेंटल कंडीशन। बाई पेरेंटल कंडीशन का मतलब क्या है, अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को। बाई पेरेंटल कंडीशन में आपको दोनों का जरूरत होगा, एक तो मेल का जरूरत होगा एंड फीमेल का जरूरत होगा। दो इंडिविजुअल का, दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इसको हम बोलेंगे बाई पेरेंटल कंडीशन। सेकेंड बात क्या है, यहाँ पे पहले तो रिप्रोडक्शन होने से पहले गैमेट फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ओके, गैमेट्स क्या होते हैं बच्चों, गैमेट्स वो होते हैं जिसको फ्यूजन के वजह से एक बेबी प्रोडक्शन होता है। तो गैमेट्स किस तरह का होता है, एक तो मेल गैमेट होता है आपका, एक फीमेल गैमेट। तो मेल प्रोड्यूस करता है आपका मेल गैमेट, जिसको जिसको हम बोलेंगे स्पर्म बोल सकते हैं, और यू कैन से मेल गैमेट। ओके, मेल गैमेट बोल सकते हो। अगर फीमेल प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे ओवम। लेकिन ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हिसाब से भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन हम बेसिकली जो होता है, जो गैमेट्स को एक तो स्पर्म बोला जाता है, दूसरा आपको ओवम बोला जाता है। तो मेल गैमेट्स हो गया स्पर्म, फीमेल गैमेट हो गया ओवम। इतना बात याद रखो, ठीक है। मेल गैमेट हो गया आपका ओवम एंड फीमेल गैमेट हो गया आप सॉरी मेल गैमेट हो गया आपका स्पर्म एंड फीमेल गैमेट हो गया आपका ओवम, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है, अगर गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो गैमेट फॉर्मेशन, ये जो मेल गैमेट है मेल में फॉर्म हो रहा है, फीमेल गैमेट आपका फीमेल में फॉर्म हो रहा है, तो इन दोनों का क्या ऐसा होगा जो बच्चा पैदा होगा। तो पहले क्या होना चाहिए, ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट को एक दूसरे के पास आना पड़ेगा, फिर फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद जायगोट फॉर्मेशन होगा, जायगोट फॉर्मेशन होने के बाद नया बच्चा बनेगा। तो पहले, अब देखो, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाएगा या फीमेल गैमेट मेल गैमेट के पास जाएगा, ये हमको जानना है। मैक्सिमम केसेस में बच्चों मेल गैमेट जो होता है आपका मोटाइल इन नेचर होता है। क्या होता है, मोटाइल। मोटाइल मतलब मूव कर सकता है, मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, स्पर्म का। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग जानते हो लड़की के पीछे लड़का भागता, कभी लड़के के पीछे, लड़कों के पीछे लड़की कभी नहीं भागती। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो मेल हैज टू गो बिहाइंड द फीमेल, है कि नहीं बच्चों। तो स्पर्म विल मूव टू द और ट्रांसफर टू द फीमेल गैमेट। आप लोग जानते हो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मेल एंड फीमेल के बीच में, तो जब स्पर्म इजैकुलेटेड होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, तो स्पर्म मूव करके जाता है ओवम के पास। तो थर्ड पॉइंट ये है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू द फीमेल गैमेट, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू द फीमेल गैमेट। ओके, मेल गैमेट आपका फीमेल गैमेट के पास ट्रांसफर होगा, मैक्सिमम केसेस में यही होता है, ठीक है। ओके, देन क्या होगा, ये मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, वी कॉल इट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, और बोल सकते हैं इसको सिंगेमी भी बोला जाता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स को हम फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी बोलते हैं। आफ्टर दैट फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, जो जायगोट बनेगा, जायगोट का डेवलपमेंट होगा, तो डेवलपमेंट ऑफ बेबी होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। ओके, बेबी का डेवलपमेंट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा ही होता है। क्या क्या मैंने बोला, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइपेरेंटल कंडीशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगा, उसके बाद गैमेट्स जो मेल गैमेट होगा वो ट्रांसफर होगा फीमेल गैमेट के पास, देन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के बीच में फ्यूजन होगा, देन एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, जहां पर कि आपका बेबी का डेवलपमेंट होगा। आई होप इतना बातें आप लोगों को क्लियर तरीके से समझ में आया होगा।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो एक्सेक्सुअल यहाँ पे हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड में आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ टाइप्स बताऊंगा और उसका कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, उतने में ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, पहले अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है पहले समझ लो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, नो गैमेट फॉर्मेशन। ओके, और यहाँ पे आपका पेरेंट जो होते हैं यूनिपेरेंटल कंडीशन होगा, एक ही पेरेंट से हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आ गया, यूनिपेरेंटल कंडीशन। ओके, तो अब देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स कितना है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, लगभग देखा जाए तो 6-7 प्रकार का है, सारा का नाम अभी मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन आप लोगों को नेक्स्ट टाइम, मतलब अभी तो मतलब क्या बोल सकते हैं, आपका इसी चैप्टर में इतनी सारी चीजें पढ़ना नहीं है बच्चों। हम ये सब चीजें आगे जाकर, मतलब जब हायर क्लासेस में जाएंगे वहां पे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके, तो पहला टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक तो आपका फिजन, फिजन नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, दूसरा है आपका बर्डिंग, दूसरा है आपका बर्डिंग, तीसरा क्या है आपका, तीसरा आपका रीजेनरेशन। ठीक है, रीजेनरेशन। चौथा क्या है आपका फ्रैगमेंटेशन। ओके, फ्रैगमेंटेशन। और क्या है, पांचवा क्या है आपका स्पोरुलेशन। ओके, स्पोरुलेशन। 6 नंबर में क्या आता है आपका, आपका गेमूल फॉर्मेशन नाम का एक रिप्रोडक्शन होता है, ये प्लांट में होता है, मैं बताऊंगा कैसे होता है गेमूल फॉर्मेशन। ठीक है, ये प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स। ओके, 6 लास्ट क्या है, 7 जो है आपका, दैट इज योर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन आपका प्लांट में किया जाता है, जैसे कि प्लांट को काट दिया हमने और जाकर उसको कहीं और क्या कर दिए, प्लांटेशन कर दिए, वहां से आपका नया प्लांट रीग्रो हो जाता है। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ आप लोग को एग्जांपल्स बता देता हूँ, उन्हीं एग्जांपल से आपका एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। फिजन आपका, ठीक है, फिजन आपका कहाँ पे होता है, फिजन एक तो होता है बैक्टीरिया में, ओके, एंड एमोइमा में, एमोइवा में। ये एग्जांपल है, रेड कलर जो लिख रहा हूँ ये एग्जांपल है, इतना याद रख लोगे बच्चों एग्जाम में हो जाएगा। एग्जांपल हो गया फिजन का बैक्टीरिया, एमोइवा। बर्डिंग का हो गया आपका एंड ईस्ट एंड हाइड्रा। ओके, दूसरा आपका हाइड्रा। रीजेनरेशन किसका होता है, एक फ्लैटवर्म है जिसका नाम है प्लानेरिया, ये एक एनिमल है बच्चों। ठीक है, फ्लैटवर्म, ये आपका फ्लैटवर्म क्लास का है। ठीक है, फ्लैटवर्म ग्रुप का है ये प्लानेरिया। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन बहुत सारी चीजों में होता है, जैसे कि आपका हो गया स्पाइरोगायरा। ओके, प्रोटोनेमा मोसेस हो गया, प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस। और किस में होता है, फिलामेंटस, algae एंड फंगी। फिलामेंटस, algae एंड फंगी। स्पोरुलेशन किस में होता है, फंगी में होता है। ओके, आपका गेमूल फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, मॉस में होता है। ओके, मॉस एक तरह का प्लांट है बच्चों। वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहाँ पे होता है आपका, वेजिटेटिव प्रोपागेशन आपका प्लांट्स में होता है। क्लियर, तो इतना एग्जांपल आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, मेनली किस किस का, फिजन का, बॉर्डिंग का, रीजनरेशन का, फ्रैगमेंटेशन का, स्पोरुलेशन का। इतना अगर एग्जांपल्स याद रख लोगे तो यहाँ से इस चैप्टर से इसी टॉपिक से जितना क्वेश्चन आएगा हो जाएगा आप लोगों का। अभी मैं हालांकि आप लोगों को दिखा दूंगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरह से आपका रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है मैं बता दूंगा अभी।
अब देखो मैंने बैक्टीरिया के बारे में बताया, ठीक है। फिजन में आप लोगों को मैंने अभी बताया, एग्जांपल दिया था बैक्टीरिया एंड एमोइबा। इसमें होता कैसे है मैं बता देता हूँ। पहले इतना समझ लो, ये जो बैक्टीरिया एंड एमोइबा जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? दे आर मेड अप ऑफ वन सेल। यूनि मतलब वन एंड सेलुलर मतलब सेल। तो एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया एंड एमोइबा। तो कैसे इनका फिजन कैसे होता है? बेसिकली फिजन जो होता है इनमें बाइनरी फिजन होता है। क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। क्लियर? बाइनरी फिजन। तो बैक्टीरिया में कैसे होगा? मान लो हमारा ये एक बैक्टीरिया है और एमोइबा के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले बैक्टीरिया बना देते हैं। ये आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर ये आपका जेनेटिक मटेरियल है बच्चों, दिस इज डीएनए। ओके, दिस इज डीएनए, ये आपका बैक्टीरिया है। तो क्या होता है, आपका बैक्टीरिया जो है ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के साथ साथ अपना जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये ऐसे डिवाइड होने लगेगा, मतलब रेप्लिकेट होके डिवाइड होने लगेगा। तो क्या होगा, उसी तरह से आपका बैक्टीरिया भी ग्रो करने लग जाएगा। फिर फाइनली एक ऐसा स्टेज आएगा बच्चों, आपका ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, डीएनए सेपरेट, डीएनए आपका ऐसे सेपरेट हो जाएगा, दो डीएनए में डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली आपका ये जो बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया है ये भी डिवाइड होने की स्टार्ट करेगा। ओके, जब ये भी बैक्टीरिया डिवाइड हो जाएगा दो ऑर्गेनिज्म में, ये आपका दो बैक्टीरिया बन जाएगा। एक बैक्टीरिया से आपका दो बैक्टीरिया बन जाएगा। सो दिस इज हाउ बाइनरी फ्यूजन अकर्स इन बैक्टीरिया। इसके बारे में भी हम आगे जाकर बहुत ही डिटेली पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो मैंने अभी बताया क्या बाइनरी फ्यूजन में होता क्या है। बैक्टीरिया में जो डीएनए है, डीएनए पहले सेपरेट होगा, तो डीएनए जो सेपरेट हो रहा है उसके बाद इसका बॉडी आपका डिवाइड हो रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो बैक्टीरिया का एक सेल, वन सेल डिवाइडेड टू फॉर्म टू सेल। ओके, तो ये कौन से प्रोसेस में हो रहा है बच्चों? सेल डिवीजन प्रोसेस से हो रहा है। कौन से प्रोसेस में? सेल डिवीजन। तो एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, ये एक सेल था, ये दो डॉटर सेल बनेंगे, 1 and 2। तो एक सेल से दो सेल बना है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाई मतलब दो, दो फिजन की वजह से दो बनना, दो डॉटर सेल बनना, उसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। ये कौन से प्रोसेस में होता है? सेल डिवीजन प्रोसेस में होता है। ओके, ठीक उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे बाइनरी फिजन इन एमोइबा, अगर एमोइबा में देखेंगे, अगर ठीक है, अगर एमोइबा में देखेंगे, एमोइबा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, एमोइबा का यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एमोइबा न्यूक्लियस है आपका, ये सेल मेम्ब्रेन है आपका। ओके, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, और ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे भी क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियस है ये ऐसे डिवाइड होता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होने की वजह से आपका जो एमोइबा है, ये एमोइबा भी ऐसे ग्रो करता है, दिस इज एमोइबा। ओके, समझ में आ रहा है? फिर न्यूक्लियस पूरा डिवाइड हो जाता है, दो न्यूक्लियस, फिर उसी तरह से आपका दो एमोइबा अलग अलग बन जाते हैं, दो अलग अलग एमोइबा बन जाते हैं। तो दिस इज हाउ बाइनरी फिजन अकर्स इन एमोइबा। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होना, फिर सेल का डिवीजन होना। ओके, उसके साथ साथ इस प्रोसेस को बोलेंगे बाइनरी फिजन, और फिजन इन बैक्टीरिया एंड एमोइबा। तो एक बात सुनो बच्चों, यहाँ पे देखो, मैंने आप लोग को ग्रोथ में एक चीज बताया था, ग्रोथ में आप लोग को बताया था कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल बाय सेल डिवीजन, बाय सेल डिवीजन। ओके, ये बात मैंने बताया था आप लोगों को, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल बाय सेल डिवीजन। तो यहां पे भी देख सकते हो, एक सेल से दो सेल बन रहा है, एक सेल से दो सेल बन रहा है। कौन से प्रोसेस में बन रहा है? सेल डिवीजन प्रोसेस से बन रहा है। अब देखो, सेल डिवीजन प्रोसेस में एक सेल से दो सेल बन रहा है, मतलब एक सेल से दो सेल जो इंक्रीज हो रहा है। तो ये प्रोसेस जो है ये क्या है बच्चों? रिप्रोडक्शन है। तो अगर आप लोग सही से देखोगे, समझोगे, तो ग्रोथ में भी आपका सेल डिवीजन के वजह से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया एंड एमोइबा में ग्रोथ, सॉरी, सेल डिवीजन के वजह से एक सेल से दो सेल में, और एक सेल इंक्रीज होकर दो सेल में बन जा रहा है, जिसको रिप्रोडक्शन बोला जा रहा है।
तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आपका सेम हो गया यहाँ पे, क्योंकि दोनों में ही सेम हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है एंड रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेल डिवीजन हो रहा है एंड आपका एक तो ग्रोथ हो रहा है आपका, दूसरा आपका क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ को हम बोल सकते हैं, एक स्टेटमेंट लिखता हूं यहाँ पे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर synonymous to each other. Look what I am writing here. Growth and reproduction are synonymous. Synonymous मतलब एक जैसा है, synonymous to each other, एक दूसरे से समान है। ओके, देखो ग्रोथ में भी आपका सेल डिवीजन होके सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखो ये आपका केस लगेगा यहाँ पे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात हो रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन जो है, ग्रोथ भी वही है। ओके, तो ये बात को भी याद कर लेना, दिस इज ऑल्सो इंपोर्टेंट वन, तो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है गाइज? ओके, चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं बॉडिंग के बारे में। ठीक है, बॉडिंग क्या होता है? बर्डिंग में क्या होता है? बर्डिंग आपका ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। एक बच्चों एक चीज बता देता हूं आज, जो आप लोग हमेशा याद रखना, ईस्ट का बायोलॉजिकल नेम ऑफ ईस्ट इज Saccharomyces cerevisiae। क्या है? सेरिविसी। ओके, biological name of yeast is Saccharomyces cerevisiae and yeast is an eukaryotes। ये आपका यूकेरियोट्स है, बट ये आपका यूनिसेलुलर है। क्या है? यूनिसेलुलर है। ये मैं सब जितना भी बातें बताया अभी ईस्ट के बारे में बताया हूं। सो ईस्ट इज यूकेरियोट्स एंड यूनिसेलुलर एंड इट्स बायोलॉजिकल नेम इज Saccharomyces cerevisiae। ईस्ट एक फंगी है बच्चों, ईस्ट एक आपका फंगी है। तो बॉडिंग होता कैसे? मान लो ये आपका ईस्ट है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है बच्चों, ये न्यूक्लियस है मान लो। पहले क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है ये थोड़ा सा ऐसे डिवाइड होने लगेगा। ठीक है, तो जब ये न्यूक्लियस आपका डिवाइड होने लगेगा, ईस्ट के ऊपर ऐसे छोटा सा बर्ड फॉर्मेशन होने के लिए कोशिश करेगा, ऐसे बर्ड। ओके, ये ईस्ट के बारे में हो रहा है, ऐसे बर्ड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? बर्ड फॉर्म होगा। फिर फाइनली आपका न्यूक्लियस जो है ये बर्ड के अंदर चला जाएगा, इस तरह से। एंड फाइनली हमारा दो ईस्ट बन जाएंगे। ये आपका टू डॉटर ईस्ट। ओके, टू डॉटर ईस्ट। इसी तरह से बॉडिंग होता है। ओके, अगर हम लोग हाइड्रा में देखेंगे, हाइड्रा में कैसे होता है? लुक, हाइड्रा में कैसे होता है? देखो हाइड्रा कुछ इस तरह दिखता है, ध्यान से देखना बच्चों। हाइड्रा ये आपका हाइड्रा है, कुछ इस तरह से हाइड्रा दिखता है। ठीक है, तो ये हाइड्रा है। तो हाइड्रा जब ग्रो करता है, हाइड्रा में आपका, ठीक है, हाइड्रा के बेस में, मान लो ये बेस है, बेस में छोटा सा हाइड्रा जैसे रिलीज, मतलब बर्ड बनता है हाइड्रा का, ये आपका बर्ड है। ठीक है, ये हाइड्रा है बच्चों, ये बर्ड है हाइड्रा में। तो ये बर्ड आगे जाकर मेच्योर हो जाता है और बड़ा हो जाता है, इस तरह से बड़ा हो जाता है और फाइनली ये आपका डॉटर सेल बन जाता है। तो एक हाइड्रा से दो हाइड्रा बन जा रहे हैं।
टू डॉटर हाइड्रा, टू डॉटर हाइड्रा। इसी तरह से आपका हाइड्रा में बॉर्डिंग हो रहा है। क्लियर है गाइज? दिस इज बॉर्डिंग इन हाइड्रा। ओके, आगे चलते हैं। ओके, और क्या मैंने दिखाया था आप लोगों को, जैसे कि रीजेनरेशन। ओके, और क्या बोला था मैंने? रीजेनरेशन, रीजेनरेशन। तो रीजेनरेशन में क्या होता है बच्चों? रीजेनरेशन में आपका एक एग्जांपल मैंने दिया था, उसका नाम है प्लानरिया। ओके, क्या नाम है इसका? प्लानेरिया। प्लानेरिया में क्या होता है बच्चों? आप लोग जानते हो, अभी मैंने बताया था रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का मतलब क्या है? कोई चीज रीजेनरेट, फिर से बनना। मान लो ये आपका प्लानेरिया है। ओके, कुछ इस तरह से दिखता है प्लानेरिया। ओके, आप लोग पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे। तो ये आपका प्लानेरिया है। मान लो ये प्लानेरिया ऐसे स्प्लिट हो गया, कट हो गया मान लो। तो प्लानेरिया यहां से ऐसे मान लो ये कट हो गया है। ओके, मान लो ये हेड पार्ट है और ये मान लो ये टेल पार्ट है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो, ये नंबर 1 में टेल पार्ट लॉस्ट हुआ है, बट यहाँ पे टेल सेकेंड पार्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे हेड पार्ट लॉस्ट हुआ है। तो ये जब रीजेनरेट करेंगे, इनका हेड जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये रीजेनरेट क्या करेगा? ओनली टेल पार्ट करेगा। तो देखो कैसे करेगा। तो यहाँ पे ओनली टेल पार्ट विल गोइंग टू रीजेनरेट। सो दिस पार्ट इज रीजेनरेटेड। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रीजेनरेशन बोलेंगे बच्चों। यहाँ पे देखो, आपका सेकेंड केस में क्या लॉस हुआ है? आपका हेड पार्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? हेड पार्ट विल रीजेनरेट। ओके, हेड पार्ट विल रीजेनरेट, और बाकी जो आपका टेल है, टेल आपका उसी के हिसाब से रहेगा। टेल अपने हिसाब से यहाँ पे रहेगा। समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ रीजेनरेशन अकर। तो रीजेनरेशन में क्या हो रहा है? रीजेनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। ओके, लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी का अगर रीजेनरेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? रीजेनरेशन प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है? ओके, और क्या चीजें मैंने बताया था अभी? फ्रैगमेंटेशन, स्पोरुलेशन, ये सब। ओके, तो आप लोग के एक टास्क है कि आप लोग फ्रैगमेंटेशन एंड स्पोरुलेशन ये सब एक बार करके मुझे भेजना। ठीक है? ओके, अब देखो, रिप्रोडक्शन का मैं यहाँ पे आपको डायग्राम कुछ दिखा रहा हूँ। ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक बैक्टीरिया है बच्चों। व्हाट इज दिस? दिस इज ए बैक्टीरिया। ओके, ये आपका एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में ये बाइनरी फिजन दिखाया गया है। ये आपका बाइनरी फिजन है। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, एक बैक्टीरिया आपका यहाँ से आपका डिवाइड हो रहा है, तो इसको बाइनरी फिजन बोलेंगे। ये आपका ईस्ट है बच्चों, दिस इज ईस्ट। ओके, यहाँ पे ये आपका ईस्ट है और ये आपका बर्ड फॉर्म हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो और छोटा छोटा बर्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये बॉर्डिंग है, ईस्ट का ये बॉर्डिंग है। क्लियर? ओके, जो इंपोर्टेंट बातें आप लोगों को जानना है आपका रिप्रोडक्शन के बारे में, देखो पढ़ो। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज द रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। सिंपल सा बात है, ये बात मैंने बताया था आप लोगों को। रिप्रोडक्शन भी आपका सेल डिवीजन प्रोसेस से हो रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, एंड ग्रोथ भी आपका सेल डिवीजन के प्रोसेस में होता है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम। जो मैंने सिनोनिमस वर्ड यूज किया था, क्या यूज किया था? सिनोनिमस। ओके, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है? ओके, जो इंपोर्टेंट बात है अभी आप लोग को जो याद रखना है बच्चों। ठीक है? ओके, ये एक म्यूल है बच्चों, एक म्यूल है। म्यूल आपका फीमेल डोंकी, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। फीमेल हॉर्स, मेल डोंकी एंड सॉरी एक मिनट, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स को जब फ्यूज किया गया था तो हमको म्यूल मिला था, जिसको हम खच्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? खच्चर। ओके, ये जो खच्चर है बच्चों, ये स्टेराइल इन नेचर है। क्या है ये? स्टेराइल इन
नेचर है। स्टेराइल मतलब आप लोग जानते हो जो कि रिप्रोडक्शन कर नहीं पाता। ठीक उसी तरह वर्कर हनी बी, वर्कर हनी बी जो आपका ये भी स्टेराइल होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। स्टेराइल का मतलब क्या है? अनेबल टू प्रोड्यूस बेबी, अनेबल टू प्रोड्यूस बेबी। ओके, तो यहाँ पे देखो एक चीज बच्चों, कुछ एनिमल्स जो हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसे भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप लोग बोलोगे, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे बात। ओके, many organisms do not produce, for example, mules, worker bees, infertile human couples. Hence, reproduction is not a perfect defining property of living organism. ठीक है, क्या मैंने बोला बच्चों? रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है? क्योंकि आपका कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि आपका रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो कैसे डिफाइन करेगा कि रिप्रोडक्शन एक आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है बोल के लिविंग ऑर्गेनिज्म का, है कि नहीं? सो रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैं बता दूं, म्यूल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, मेल एंड फीमेल अगर इनफर्टाइल हैं, अगर बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? हम इनफर्टाइल बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बच्चों? every organism is made up of cell, every organism is made up of cell। तो दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल से बने हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, प्लांट, आपका प्लांट सेल से बना है, ये आपका प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे एनिमल जो है, एनिमल ऑल्सो मेड अप ऑफ एनिमल सेल। ओके, so every living organism is made up of cell, but non-living things are not made up of cell। so living organism का जो defining property है वो cellular organization हो सकता है। okay, so cellular organization is the defining property of living organism। okay, यहाँ पे देख सकते हो ये पॉइंट क्या लिखा है, पॉइंट देखो, organisms are made up of one or more cell, every organism, ये क्या उससे ज्यादा सेल से बने होते हैं। सो इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ और डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है गाइज? ओके, अब देखो मैं आप लोग को और डिटेली समझाता हूँ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अगर आप डिटेली देखोगे, थोड़ा सा डीप में जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा अगर डीप जाओगे तो हम अगर देखेंगे तो हमारा जो बिल्कुल डीप, आप लोग जानते हो एटम्स, एटम्स जानते हो, एटम्स से लेकर बहुत सारे एटम्स को लेकर मॉलिक्यूल बनता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह का। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह का चीजें से बनता है। फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को लेकर हमारा सेल बनता है बच्चों। क्या बनता है? सेल बनता है। सेल में सेल ऑर्गेनेल्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब कुछ होता है। फिर सेल बहुत सारे सेल को लेकर आपका टिश्यू बनता है, और टिश्यू को लेकर आपका ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से आपका बॉडी सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम बनता है बच्चों। ठीक है, क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। फिर ऑर्गन सिस्टम से आपका ऑर्गेनिज्म बनता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं। फिर ऑर्गेनिज्म से आपका बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को मिलाकर पॉपुलेशन को मिलाकर कम्युनिटी, एंड फाइनली बहुत सारे कम्युनिटी एंड अर्थ का नॉन एनवायरमेंट नॉन लिविंग थिंग्स को मिलाकर आपका अर्थ बना हुआ है। तो अगर कोई आपको पूछे तो क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या बोलना है? पहला बात तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, सेल मिलके आपका टिश्यू बनते हैं, टिश्यू को लेकर आपका ऑर्गन्स बनते हैं। ओके, ऑर्गन्स को लेकर आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है कि नहीं बच्चों? क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है।
ओके। देन ऑर्गन सिस्टम के बाद आपका क्या आता है, ऑर्गेनिज्म आ जाता है, ठीक है। क्या आता है, ऑर्गेनिज्म्स आता है। तो ये आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह से आपका टोटल ऑर्गेनिज्म बने होते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज आवर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है ये बात? ओके। अब देखो, मैंने तो यहाँ पे बता दिया सेल के बारे में, ठीक है। सेल को लेकर टिश्यू बनता है। टिश्यू कितने तरह का होता है? टिश्यू बेसिकली आपका 4 तरह का होता है बच्चों। एक तो आपका एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नाम बता दे रहा हूं, याद रखना बस। कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, आपका हो गया नर्वस टिश्यू। ओके, ये 4 तरह का टिश्यू होते हैं। इसी तरह का टिश्यू को लेकर आपका ऑर्गन बनता है। जैसे ऑर्गन क्या हो गया आपका, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, ओके, पैनक्रियाज हो गया, किडनी हो गया, स्टोमा हो गया, बहुत सारे ऑर्गन्स है। फिर ऑर्गन सिस्टम जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सारे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बहुत सारे, सॉरी, सर्कुलेटरी सिस्टम है, बहुत सारे टाइप का आपका क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। ओके गाइज, ओके, चलो आगे चलते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे आप लोग के लिए एक डायग्राम लाया हूं, दैट इज योर एनिमल सेल। ओके, दैट इज योर एनिमल सेल। एनिमल सेल है ये बच्चों, ये आपका एनिमल सेल है। यहाँ पे बीच में देख सकते हो, ये जो आपका है, दिस इज योर न्यूक्लियस। व्हाट इज दिस? न्यूक्लियस। ये स्ट्रक्चर है, ओके। न्यूक्लियस के अंदर डार्क कलर का कुछ है, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। इसके अंदर बहुत सारे क्रोमोजोम, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमाटिन बोलते हैं। ओके बच्चों, फिर न्यूक्लियस का चारों तरफ एक कवरिंग होता है। यहाँ पे देख सकते हो एक व्हाइट कलर का लेयरिंग हो रहा है यहाँ पे। इस कवरिंग को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। ओके, क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप के साथ आपका जुड़ा हुआ रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है आपका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे कुछ राइबोसोम पड़ा है, फ्री राइबोसोम्स। उसके साथ साथ यहाँ पे देखो रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बोलते हैं? जिसके अंदर आपका राइबोसोम प्रेजेंट होता है। एंड आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पे आपको फेगोसाइटिक सेल पड़ा हुआ है, लाइसोसोम। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल एक सेल है। आप लोग जो कर चुके हो 10th क्लास में, इसको पढ़े हो, इसके बारे में पढ़े हो, इसका डायग्राम सीखे हो। ओके, तो ये है आपका एनिमल सेल। क्लियर है? ओके, आगे चलो। ये आपका प्लांट सेल है बच्चों, प्लांट का सेल स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल स्ट्रक्चर देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आपका बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है, दिस इज द सेल ऑफ बैक्टीरिया। ओके, यहाँ पे आपका एक न्यूरॉन सेल पड़ा हुआ है, ठीक है। न्यूरॉन सेल भी आप लोग पढ़ोगे आगे जाकर, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, यहाँ पे देखो ऑर्गन सिस्टम्स वगैरह है। मैंने आप लोगों को बताया था ऑर्गन सिस्टम। देखो, एक मिनट रुको। ये आपका स्केलेटल सिस्टम शो कर रहा है, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम शो कर रहा है, ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम शो कर रहा है, ये आपका मसल सिस्टम, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपका एंडोक्राइन सिस्टम, ये आपका नर्वस सिस्टम, ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम शो कर रहा है। स्केलेटल सिस्टम क्या है बच्चों? बोन्स वगैरह जो हमारा स्केलेटन है उसी के बारे में बता रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेशन प्रोसेस का जो एलिमेंट्री कैनाल है, गट, स्टोमक, ये सब, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम में आपका लिम्फ फ्लूइड फ्लो होता है। मस्कुलर सिस्टम क्या है? मसल से बना हुआ सिस्टम को मस्कुलर सिस्टम बोला जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? जहाँ पे हम रेस्पिरेशन करते हैं बच्चों। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है। नर्वस सिस्टम क्या है? आपका जो न्यूरल कंट्रोल होता है, जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? आर्टरीज, वेन एंड हार्ट से बना हुआ आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? आपका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताया जाता है। ओके, ओके, नाउ one of the most important topic, okay, one of the most important property that is known as consciousness। क्या है बच्चों?
कॉन्शियसनेस। ओके, कॉन्शियसनेस होता क्या है? अब देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स है, डायग्राम्स को बारीकी से देखने की कोशिश करो। यहाँ पे पहला डायग्राम जो दिया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइट है बच्चों, और यहाँ पे कुछ प्लांट्स है, देख पा रहे हो? ये जो प्लांट्स है क्या कर रहे हैं, सीधा ग्रो नहीं हो रहे हैं प्लांट, क्या कर रहे हैं, ये लाइट के तरफ ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, लाइट की तरफ, मतलब लाइट जिस तरफ से आ रहा है ये प्लांट उस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ ग्रो कर रहे हैं। तो ये जो प्लांट है बच्चों, किसके तरफ इसने, ये प्लांट्स क्या कर रहे हैं, लाइट के तरफ रेस्पॉन्स कर रहे हैं, लाइट के तरफ ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब रेस्पॉन्स टुवर्ड द लाइट। ओके, यहाँ पे सेकेंड केस में देखो। ओके, ये आपका मिमोसा प्लांट है, क्या है, कौन सा प्लांट, मिमोसा, जिसको हम छुई मुई प्लांट भी बोलते हैं, और ओडिया में इसको लाजकुली लता भी बोला जाता है। तो ये आपका मिमोसा प्लांट है। देखो यहाँ पे एक फिंगर है जो कि टच करते ये जो पत्ता है ये बंद हो जा रहा है, क्या कर रहा है, बंद हो जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, तो ये जो मिमोसा प्लांट है बेसिकली ये रेस्पॉन्ड टू टच, ये जो आपका फिंगर से जो टच कर रहे हो इसी टच को ये रेस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो ये एक प्लांट है बच्चों, ये एक प्लांट है, ये इसको हम जनरली कार्निवोरस प्लांट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कार्निवोरस प्लांट बोलते हैं। फिगर डायग्राम 3 में देखो ये क्या करता है बच्चों, ये देखो मक्खी, हाउस फ्लाई, ये हाउस फ्लाई, जब ये हाउस फ्लाई यहाँ पे आएगा, जब ये हाउस फ्लाई यहाँ पे आएगा, ये कार्निवोरस प्लांट क्या करेगा, इसको बंद कर देगा, अपने ये जो है इसमें बंद कर देगा। इसका मैं एनिमेशन भी आगे दिखाऊंगा, देखते रहना, ठीक है। तो ये जो कार्निवोरस प्लांट क्या है, एनिमल्स को ये क्या कर रहा है, रेस्पॉन्ड कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एक फनी सा वीडियो बोल रहा हूँ, इमेज है 4 नंबर में, एक मंकी देखो खुद को देखकर क्या सोच रहा है पता नहीं, ठीक है, आप लोग सोच सकते हो, क्योंकि आप लोग अपने चेहरा को इसी तरह से देखकर क्या क्या सोचते रहते हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये मंकी क्या सोच रहा है। ओके, ठीक है गाइज। तो अगर देखा जाए कॉन्शियसनेस मतलब क्या है, कॉन्शियसनेस में देखो चारों इमेजेस से आप देख सकते हो, कोई चीज किसी चीज के ऊपर रेस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, कोई चीज किसी चीज के ऊपर रेस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप लोग मेरे बातों को रेस्पॉन्ड कर रहे हो, है कि नहीं। तो यही रेस्पॉन्स को बोला जाता है कॉन्शियसनेस। क्या बोला जाता है इसको, कॉन्शियसनेस बोला जाता है। 1 मिनट बच्चों, क्या हो गया ये, जस्ट मिनट गाइस, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। आई एम सॉरी एवरीबॉडी, जस्ट मिनट। ओके ओके, तो क्या मतलब हुआ बच्चों आप लोगों का, जो कॉन्शियसनेस का मतलब हो गया, देखो कॉन्शियसनेस मतलब द एबिलिटी of organism to sense their environment and respond to the environmental stimuli। क्या बोला है, अरे यार छोड़ो, रहने दो, 1 मिनट रुक जाओ यार, सॉरी फॉर दिस, 2 बार मैंने आप लोगों को, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, टेक्निकल चीजें हैं बच्चों, क्या करें, टेक्नोलॉजी है हमारा, कोई बात नहीं, चलो पढ़ाई। ओके, it is the ability of organisms to sense their environment and respond to environmental stimuli like light, water, temperature, other organisms, chemicals, pollutants, etc। तो आप लोग सुनो, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था तब से। तो यहाँ पे फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3 एंड फिगर नंबर 4 में सब कोई अपने एनवायरमेंटल चेंजेस को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। यही एबिलिटी को, एनवायरमेंटल स्टिमुली, एनवायरमेंटल चेंजेस को रेस्पॉन्ड करना, इसी प्रोसेस को और इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर एनवायरमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुली। सेंस तो कर पा रहे हैं, फिर रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म्स, केमिकल एंड पॉल्यूटेंट्स को हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। क्लियर, ओके। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो,
दो एनिमेशन है यहाँ पे बच्चों, देख सकते हो। एक फिगर में आप लोग देख सकते हो, एक फिगर में क्या हुआ है, जो लेफ्ट साइड में आपका, उसमें एक मिमोसा प्लांट है। जब कोई उसे टच कर रहा है, ध्यान से देखो, जब टच कर रहा जा रहा है तो पत्ता अपने आप बंद हो जा रहा है। ये क्या है, टच को रेस्पॉन्ड किया। पहले तो ये जो टच कर रहा है प्लांट के लिए एनवायरमेंट है, तो प्लांट का एनवायरमेंट में कौन आया, हैंड आया, फिंगर आया। उसको जो टच किया, पहले प्लांट उसे उसी टच को सेंस किया, सेंस करने के बाद उसको रेस्पॉन्ड किया और अपने आप को बंद कर दिया, पहला फिगर में। दूसरा फिगर में आप देख सकते हो, वहां पे कार्निवर प्लांट्स है। कार्निवर प्लांट के ऊपर क्या हो रहा है, आपका फ्रॉग जा रहा है। जब फ्रॉग जा रहा है, पहले तो कार्निवर प्लांट्स क्या किया, उसको सेंस किया कि एक फ्रॉग आ रहा है। फिर सेंस करने के बाद वो क्या कर रहा है, रेस्पॉन्ड कर रहा है और फ्रॉग को बंद कर दे रहा है अपने आप में और उसको खा जाएगा। इसलिए इसको कार्निवर प्लांट्स बोलते हैं। देखो बच्चों, कितना बहुत ही बढ़िया सुंदर सा एनिमेशन यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कार्निवर प्लांट है उसको खा जा रहा है। किसको खा जा रहा है, फ्रॉग को खा जा रहा है। समझ में आया? सो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सब अपने सराउंडिंग में, अपने सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में अवेयर होते हैं। तो कंसियसनेस जो है आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो ऑर्गेनिज्म है। अब मुझे बताओ, कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो थप्पड़ लगा दोगे, क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको कुछ करेगा? या कोई सेंस करेगा क्या? आपका नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई सेंस नहीं करेगा। तो इसीलिए कॉन्शियसनेस जो है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना। ओके ओके, कॉन्शियसनेस के बारे में और कुछ चीजें मैं समझाता हूं आप लोगों को। ओके, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस में देखो, अगर मैं ह्यूमन का बात करूं, ओके, ह्यूमन के बारे में बात करूं, तो ह्यूमन कैसे सेंस करता है बच्चों, किसी चीज को कैसे सेंस करता है? दे सेंस देयर एनवायरमेंट। उनका जो एनवायरमेंट होता है उनको कैसे सेंस करते हैं? अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू से। कैसे? बाय द सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या है? जैसे कि आपका आइज हो गया, आइज से हम लोग देखते हैं। ईयर सुन के रेस्पॉन्ड करते हैं। नोज स्मेल करके हम लोग रेस्पॉन्ड करते हैं। बिरयानी आ जाएगा तो अभी उठ के चले जाएंगे क्लास से। टोंग से टेस्ट करके, स्किन के थ्रू से। तो ये हमारा सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन के थ्रू से ह्यूमन क्या करता है, कॉन्शियसनेस शो करता है, रेस्पॉन्ड करता है। ओके, दूसरा अगर प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, प्लांट्स का तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कार्निवरस प्लांट का कैसे रेस्पॉन्ड करता है। तो प्लांट जनरली आपका लाइट को, लाइट के ऊपर, वाटर के ऊपर रेस्पॉन्स करते हैं, टेम्परेचर के ऊपर रेस्पॉन्ड करते हैं, अदर दूसरे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर रेस्पॉन्स करते हैं। देन पॉल्यूटेंट के ऊपर भी। ओके, पॉल्यूटेंट मतलब पोल्यूशन वगैरह। ओके, देन और एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग याद रखो, एक वर्ड है बच्चों, फोटो पीरियड करके। क्या है? फोटो पीरियड। फोटो पीरियड मतलब क्या होता है बच्चों? फोटो पीरियड का मतलब सिंपली होता है लाइट पीरियड। लाइट पीरियड मतलब क्या है? हमारे एनवायरनमेंट में जो सनलाइट कितना टाइम तक पड़ता है। देखो बच्चों, बारिश में कम टाइम रहता है, धूप में ज्यादा रहता है, विंटर में थोड़ा कम रहता है। इसी हिसाब से देखा जाए तो लाइट का एक पर्टिकुलर सीजन में, पर्टिकुलर टाइम में रहता है। तो इसी के हिसाब से, फोटो पीरियड के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट सीजन में डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सीजनल ब्रीडर। तो अगर फोटो पीरियड इधर उधर हुआ तो सीजनल ब्रीडर का जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसको इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात होगा। फोटो पीरियड्स affects reproduction in सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर मतलब क्या है बच्चों? सीजनल ब्रीडर मतलब देखो, पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आपका ब्रीड करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि मक्खी
या आपका मस्क्यूटो, ये सब क्या करते हैं, पर्टिकुलर टाइम में आपका उनका ब्रीडर होता है। और कभी-कभी मक्खी देखने को भी नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कि घर में जहाँ पे जाओ मक्खी होते हैं। तो फोटो पीरियड एग्जैक्टली अफेक्ट्स आवर रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर। वो प्लांट भी हो सकता है आपका एंड आपका एनिमल्स भी हो सकता है। बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो फोटो पीरियड ओके। ओके बच्चों, ओके। और एक बात देखो, कॉन्शियसनेस इन ह्यूमन, ये डायग्राम देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज है बच्चों। हम जो ह्यूमन हैं अपने खुद के बारे में अवेयर हैं, खुद को सोच पाते हैं कि हम यहाँ पे हैं, एक इंसान है हम लोग, ये सब हमारे पास विचार शक्ति है, हम कुछ बहुत कुछ सोच सकते हैं, गोल बना सकते हैं, मतलब खुद के लिए सेल्फ कॉन्शियसनेस है। जैसे कि कोई और ऑर्गेनिज्म के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है, लेकिन ह्यूमन के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, क्वेश्चन आता है कि कॉन्शियसनेस जो ह्यूमन के पास में होता है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है कि नहीं होता है। यह सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। हम अपने आप के अंदर झांक के देख सकते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो वी हैव द सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना। ओके, अभी मैं आप लोग को और एक चीज बताऊंगा बच्चों। एक चीज है जो कि मैक्सिमम चीजों मैक्सिमम क्लासेस में नहीं मिलेगा आप लोगों को। एक चीज है इंटरेक्शन करके। ओके, इंटरेक्शन का मतलब क्या है, देखो मैं बता रहा हूं। एक टिश्यू और एक सेल के बीच में, ओके, टिश्यू एंड सेल। टिश्यू का अपना खुद का फंक्शन होता है एंड सेल का अपना खुद का फंक्शन होता है। मतलब सेल में जो फंक्शन है वो फंक्शन टिश्यू में नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन सेल का, बहुत सारे सेल का इंटरेक्शन से ही आपका टिश्यू बनता है। मतलब समझ में आ रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है वो चीजों को कनेक्ट करने का। लेकिन अगर हम सेल का काम देखेंगे, सेल का काम अलग होता है। ये सेल का काम कुछ अलग होता है। रेस्पिरेशन हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, इस तरह का काम होता है। तो सेल का काम कनेक्ट कनेक्ट करना नहीं होता है, कनेक्ट नहीं करता। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? कनेक्ट करना। लेकिन सेल का काम कनेक्ट नहीं है। बट इसी तरह का बहुत सारे सेल का इंटरेक्शन के बाद ही आपका क्या बनता है? कनेक्टिव टिश्यू बनता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूटिव सेल्स बट द रिजल्ट्स अराइजेस ड्यू टू द इंटरेक्शन अमंग द सेल। ठीक उसी तरह अगर हम बात देखेंगे, दूसरा बात, अगर मैं सेल के बारे में बात करूंगा या सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स आपका किस चीज से बना है बच्चों? सेल ऑर्गेनेल्स आपका बना है मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स वगैरह से। ओके, मॉलिक्यूल्स से। तो सेल ऑर्गेनेल का काम बहुत सारे होता है, जैसे कि रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, बहुत सारा चीजें होता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स का काम ये सब चीजें नहीं होता है। बट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को लेकर ही आपका सेल ऑर्गेनेल्स बनता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, टिश्यू हो गया, जो दुनिया में जितने भी चीजें हैं सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम अपने जनरेशन का बात करेंगे, मान लो आप लोग शादी करें, अपना बच्चा हुआ, बच्चे का बच्चा, बच्चे का बच्चा, ऐसा हुआ, तो उसके साथ आपका क्या इंटरेक्शन रहेगा? उसके साथ एक इंटरेक्शन रहेगा बच्चों, वो है आपका जेनेटिक इंटरेक्शन। जैसे कि आपका जीन उस बेबी तक पहुंचेगा जनरेशन वाइज। सो इंटरेक्शन होना जरूरी है। सेल सेल का इंटरेक्शन से टिश्यू बनता है, टिश्यू टिश्यू का इंटरेक्शन से आपका ऑर्गन बनता है, ऑर्गन ऑर्गन से आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से यू। ओके, सो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप लोग मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो नोट्स के लिए। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एंड माय चैनल बीट बायोलॉजी को प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड अपने लाइक करो। ठीक है, कमेंट भी करो, लाइक करो, सब कुछ कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।